Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश बुक का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो है एन एपिटाफ। जैसा कि हम हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, है ना। तो चूँकि ये एक ऐसा पोएम है जो कि बहुत ही छोटा है, ओनली 8 लाइन्स, है ना, मात्र 8 लाइन की ये कविता है। इसलिए करके मैं कवि के बारे भी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन एपिटाफ। सबसे पहले समझते हैं कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि, है ना। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि। ये समाधि मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग जरा। जैसे कि अगर कोई हर धर्म में अलग अलग तरीके की अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हर धर्म में अलग अलग तरीके से उनका दाह संस्कार का रिवाज होता है। जैसे हिंदू में उनको जलाते हैं, है ना, मुस्लिम में क्या करते हैं उसे दफनाया जाता है, और क्रिश्चियन में ताबूत में रख करके उन्हें दफनाया जाता है। तो ऐसा जनरली एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे क्रिश्चियन का है, उनको जब ताबूत में रख के जब दफनाया जाता है तो देखते होंगे कि उसके ऊपर एक मकबरा जैसा बना दिया जाता है, मतलब एक पत्थर के जैसा बनाया जाता है। उसमें उसका नाम, वो डेट ऑफ बर्थ, कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई, वो लिखा रहता है। तो वही जो है उसी को कहा जाता है एपिटाफ इंग्लिश में, है ना। तो सबसे पहले आज जरा इसके राइटर के बारे में समझते हैं। एपिटाफ के राइटर हैं वाल्टर डे ला मेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो एन एपिटाफ के राइटर जो है वो है वाल्टर डे ला मेयर हैं। इनका बर्थ जो हुआ था 1873 में, यानी 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1956 में यानी कि 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और आगे समझते हैं जरा। He was a British poet। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना, ऑब्जेक्टिव में, कि जैसे वाल्टर डे ला मेयर ये कहाँ के कवि हैं, है ना। ऐसे ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाल्टर डे ला मेयर इज अ डैश पोएट, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन, है ना, इस तरीके से दिया जाता है। तो ये कहाँ के कवि हैं? ब्रिटिश का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड के, है ना। ब्रिटिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ये ध्यान से समझेंगे जरा। ये ब्रिटिश पोएट तो है, साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, है ना, यानी कि लघु कहानी के लेखक, एंड नोवेलिस्ट, और उपन्यासकार भी है ये, है ना। आगे समझते हैं हम लोग जरा। आगे का है He was born in the village of Carleton in Kent, England। ध्यान से इसको समझेंगे। He was born in the village of Carleton। कार्लेटन जगह का नाम है, केंट, इंग्लैंड। उनका जन्म, बोर्न मतलब क्या? जन्म। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में कहाँ? तो वो जगह का नाम है केंट, और केंट में भी एक गांव है, कौन सा? कार्लेटन, है ना। जैसे कि भारत में जैसे हम बोल सकते हैं बिहार राज्य है, बिहार के अंदर क्या लखीसराय एक जिला है, वैसे ही है, इंग्लैंड देश है, और केंट केंट एक शहर है, और एक उसी का एक गांव है कार्लेटन। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे कहते हैं ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वह अपने पिता को, हिज फादर मतलब अपना पिता, वह अपने पिता को 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की एज मतलब उम्र में खो दिए। लॉस्ट मतलब खोना होता है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म में। तो कहते हैं क्या हुआ? 4 वर्ष की, मात्र 4 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिए। अपने पिता को खो दिए का मतलब क्या? उनके पिताजी गुजर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 4 वर्ष उनकी उम्र थी उस समय। किनकी? तो इनके कवि जो है वाल्टर डे ला मेयर की। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और उन्हें
मूव करना पड़ा, यानी जाना पड़ा अपने फैमिली के साथ। कहाँ? लंदन। तो बोल सकते हैं और उन्हें लंदन अपने परिवार के साथ जाना पड़ा, यानी कि जन्म तो हुआ था कार्लटन में और वहीं पे वो प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त किए थे, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हो गई 4 वर्ष की उम्र में, तो इनका पूरा फैमिली जो है सेटल हो गया। कहाँ? लंदन में, है ना। वहीं पे वो फिर अपना काम किए। आगे कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड ये एक क्या है? कविता है। वाज हिज फर्स्ट पोयम, उनका पहला कविता था, है ना। कौन सा? आप पूछा जाए अगर ये क्या है कि वाल्टर डेलामेयर जो है उनकी पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो किस नाम से है? द सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। यानी बोल सकते हैं वाल्टर डेलामेयर की सबसे पहली कविता जो है, पोयम जो, वो कौन सा है? सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड है ना। नेक्स्ट है क्या कि ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। कंसर्न मतलब ऐसा चिंता भी होता है, मुद्दा भी होता है ना। ही इज नोन, नोन मतलब जाने जाते हैं, है ना। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, वह संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। कौन सा संवेदनशील मुद्दा? द विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। तो फिर से समझेंगे जरा। वह बच्चों की वह बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। और पूरा सेंटेंस उसमें और कुछ जुटा हुआ, एंड और भी जाने जाते हैं किस लिए? द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का मतलब होता है अति प्राकृतिक, यानी बहुत ज्यादा प्राकृतिक। अति प्राकृतिक की दुनिया, अब ऐसे बोल सकते हैं पूरा एक बार में कि वह बच्चों की दुनिया और अति प्राकृतिक की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वाल्टर डेलामेयर किसके लिए जाने जाते हैं? तो अति प्राकृतिक दुनिया और बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। ये है क्या? आगे और समझ में आएगा आपको, है ना। कहते हैं ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो है ये लिखे हैं कौन? तो वाल्टर डेलामेयर। इस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो पोयम है, एंड पीकॉक पाई, और पीकॉक पाई जो कविता है, ये दोनों लिखे हैं कौन? वाल्टर डेलामेयर। और ये दोनों बहुत ही फेमस है। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछने की संभावना हो सकती है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है ना। ऐसे पूछा जा सकता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटेन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। पीकॉक पाई ये किनके द्वारा लिखा गया? ये भी वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। अब कहते हैं क्या? हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ये दोनों जो कविताएं हैं वो सपनों, ड्रीम मतलब सपना होता है, तो सपनों की दुनिया को दर्शाता है, यानी डेपिक्ट मतलब होता है दर्शाना। तो ये दोनों कविता जो है किस चीज को दर्शाता है? तो सपनों की दुनिया को दर्शाता है। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग जरा आगे समझते हैं। आगे कहते हैं ये इन गीतों में या इन कविताओं में, किन में? तो जो भी हम देखे थे, है ना, क्या क्या चीज देखे थे? द सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, है ना, जो था अभी वो उनके बारे में कह रहे हैं कि इन दी सॉन्ग्स, इन कविताओं में देयर इज अ नोट। नोट का मतलब होता है स्वर, ऑफ मेलैंचोली मतलब निराशा। इन गीतों में या इन कविताओं में बोल सकते हैं निराशा का स्वर है। ये मतलब क्या? ये कविताएं जो लिखे हैं, इनकी कविताओं में निराशा का स्वर दिखता है, यानी कि अति निराशकता इनमें दिखती है इनकी कविताओं में।
आगे ये कहते हैं द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें जागरूक बनाते हैं, है ना, या जागरूक करते हैं किस चीज से, द ऑफ द इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूर या निर्दय, यानी क्रूर या निर्दय मतलब जिसमें दया की भावना नहीं हो, है ना, क्रूर या निर्दय। कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कंडीशन का मतलब स्थिति, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन। तो कहते हैं कवि हमें जागरूक बनाते हैं, किस चीज से जागरूक बनाते हैं, तो आधुनिक जीवन के क्रूर स्थिति से, है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि कवि हमें आधुनिक जीवन के क्रूर स्थिति से जागरूक करते हैं या जागरूक बनाते हैं, है ना। हम लोग को जागरूक बनाते हैं या जागरूक करते हैं। वो किस चीज से जागरूक करते हैं, तो आधुनिक जीवन के क्रूर स्थिति की, कि आजकल का जो स्थिति चल रहा है वो कितना क्रूर है ना, यानी कितना क्रूर मतलब क्या, कोई दया दूसरे के प्रति नहीं दिखती है ना, वो मानवता नहीं दिखती है। आगे कहते हैं ही इज ऑल्सो नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि ही इज ऑल्सो नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट, इन्हें बच्चों के कवि कहा जाता है ना, तो वही है ही इज ऑल्सो नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट, वह बच्चों के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी कि ये बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन, वाल्टर डे ला मेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाल्टर डे ला मेयर इज अ डैश पोएट, तो चिल्ड्रन पोएट इस तरीके से ऑप्शन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रंस पोएट यानी कि बच्चों के कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अगला नोट में देखिए जरा, आफ्टर द लिसनर्स जो है एक कविता है जो कि वाल्टर डे ला मेयर लिखे थे, अब बहुत ही फेमस पोएम है ये। कहते हैं आफ्टर द लिसनर्स क्या है, एक पोएम है जो कि वाल्टर डे ला मेयर लिखे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 10 लिसनर के राइटर कौन है, तो कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। आफ्टर द लिसनर्स ही बिकेम फेमस एमॉन्ग चिल्ड्रेन, यानी कि जब द लिसनर कविता लिखे उसके बाद से वह बच्चों के बीच में प्रसिद्ध हो गए, है ना, यानी बच्चों के बीच में प्रसिद्ध हो गए, जैसे बच्चों की कवि कहा जाता है इनको। तो आखिर ये बच्चों के बीच इतना प्रसिद्ध कैसे हो गए, कब हो गए वो, तो जब वो लिखे थे द लिसनर्स, उसके बाद से ही ऐसी कविता है जो कि जिसे बच्चे बहुत पसंद किए और इन्हें बच्चों के कवि कहा जाता है ना, क्योंकि इनकी कविताएं जैसा कि हम देखे थे बच्चों की दुनिया के बारे में रहता है, जैसे बचपन में हम लोग जैसे सपना देखते थे, है ना, जिस तरीके से, है ना, वैसी कविताएं ये लिखते थे। ऐसे बचपन में सपना ये ऐसा भी कुछ देखते होंगे, व्यक्ति हैं जैसे हमें वो सपना में उड़ रहे हैं, इस तरीके से, मतलब बचपना वाला जो सपना होता है उसके ऊपर आधारित ये कविताएं लिखते थे, है ना। आगे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इसको सेकेंड पढ़ते हैं, है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यानी कि महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, है ना, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की महारानी, जैसे यहाँ राजा राज करते थे वैसे वहाँ महारानी है ना, उनका नाम क्या है, एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है उन्हें सम्मानित की थी, किस चीज से, तो विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एक अवार्ड है, किससे, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किए थे। कब किए थे, तो 1953 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि 1900 ये कब किया गया था इनको सम्मानित, तो 1953 ईस्वी में, 1953 में। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस राइटर के बारे में। अब हम लोग समझते हैं जरा इसके पोएम के बारे में, है ना, पोएम का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब तो समझ गए होंगे, समाधि क्या होता है समझ गए होंगे। ये एक समाधि है, किसका है, तो एक औरत का है, एक लेडी का है। उस लेडी को याद करके वाल्टर डे ला मेयर एक कविता उसको डेडिकेट करते हैं, है ना, और इसमें कुछ सीख भी हमें मिलती है इस पोएम से।
क्या, तो समझते हैं जरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं यहाँ एक सबसे सुंदर औरत लेटी है। मतलब लेटना, लेटी है मतलब क्या, वहां पे वो कब्र में लेटी है। लेटी है मतलब उसकी मृत्यु हो गई है ना, कब्र में है। वही कहते हैं यहाँ एक सबसे सुंदर औरत है ना, यानी कि कब्र में लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ड, ये जो है एक फ्रेज है, यहाँ तक ये फ्रेज है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जनरली समझने के लिए अगर बोले तो मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एम्बिशन, मतलब इधर से उधर भटकना बिना लक्ष्य का, यानी कि लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस इधर से उधर घूमना एकदम बहुत ही पसंद करते हो, उसको कहा जाता है। यानी मनचली बोल सकते हैं, चूंकि लेडी है इसलिए मनचली बोल सकते हैं। तो मनचली का मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब इस फ्रेज का मतलब होता है मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एम्बिशन, यानी बिना किसी लक्ष्य का इधर से उधर भटकना या घूमना। कोई व्यक्ति होते हैं ना लाइफ में कुछ नहीं, बस इधर से इधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, बस स्मार्टनेस वो शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वैसे ही। तो कहते हैं क्या, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट्स वाज सी, तो वह कैसी थी, तो मनचली थी। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ना, इस लाइन से, लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से देखेंगे। तो फिर से एक बार जरा कहते हैं यहाँ एक सबसे सुंदर औरत कब्र में लेटी है और वह कैसी थी, तो मनचली थी, है ना। कहते हैं आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मतलब क्या है, आई थिंक मतलब होता है मुझे लगता है। ऐसा देखते होंगे जब भी कोई इंग्लिश में बात करते हैं तो कुछ अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा बोला जाता है आई थिंक ये होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बोलते हैं ना मुझे लगता है कि ये होना चाहिए आंसर, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई थिंक ये होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम लोग आई थिंक बोलते हैं, मतलब मुझे लगता है ना। तो वही है कि आई थिंक यानी मुझे लगता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर औरत थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ही पश्चिमी देश में कोई थी। मतलब क्या है इसका, फिर से समझेंगे। कहते हैं क्या कि मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर औरत थी जो कि शायद ही पश्चिमी देशों में कोई था, यानी पश्चिमी देश में कोई था। मतलब क्या है कि एक औरत की यहाँ वर्णन करते हैं, कहते हैं वो बहुत ही सुंदर थी। जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं आसपास, अगर हम लोग देखते हैं क्या कोई अगर सुंदर, ऐसे तो सुंदरता का कोई अंत ही नहीं होता, लेकिन अगर कोई बहुत ही सुंदर है तो होता है ना कि इस शहर में बहुत ही सुंदर है ये लेडी। ये एक शहर, एक मोहल्ले, एक गली की बात नहीं कर रहे हैं, कि देश की बात कर रहे हैं, है ना, कि पश्चिमी देश में शायद ही ऐसी कोई सुंदर होगी। यानी इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि वो कितनी सुंदर होगी, है ना। तो कहते हैं क्या कि मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर औरत थी जो कि शायद ही पश्चिमी देश में कोई और थी। बट ब्यूटी वैनिसेज, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता, वैनिश मतलब होता है गायब, गायब होना, है ना। एक सर्फ भी देखते होंगे आता हुआ, वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब होना या खत्म होना या लुप्त होना। कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता लुप्त होती है, यानी समाप्त, लुप्त होती है या गायब होती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता चली जाती है, यानी खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल सत्य है कि नहीं है। सुंदरता कभी भी टिकती नहीं है ना, कभी भी सुंदरता नहीं टिकती है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई लेडी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, तो सुंदरता हमेशा नहीं टिकती है, वो खत्म हो जाती है और कुछ समय के दौरान, यानी कुछ साल के दौरान, या फिर बोल सकते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर वो सुंदरता कोई काम के नहीं, खत्म हो जाती है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये लाइन है। कहते हैं ये क्या कि सुंदरता जो है, बट ब्यूटी वैनिसेस
है ना, सुंदरता वो लुप्त होती है, सुंदरता खत्म होती है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वो कितना ही रेयर क्यों ना हो, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। मतलब क्या है कि दुर्लभ का मतलब क्या है, जो आसानी से नहीं दिखता है ना। कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर होता है, कोई व्यक्ति बहुत 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 ज्यादा अगर सुंदर है तो मतलब रेयर, मतलब रेयर का मतलब बहुत ही कम, दुर्लभ, नहीं के बराबर उसके जैसा कोई व्यक्ति सुंदर है। कहते हैं जो नहीं के बराबर उसके जैसा कोई सुंदर व्यक्ति है उसका भी सुंदरता नहीं रहता, वो भी लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। हम आगे देखिए कहते हैं क्या कि हाउएवर रेयर रेयर इट बी, कितनों ही क्यों वो दुर्लभ क्यों ना हो, वो खत्म हो जाती है। यानी कवि के कहने का आशय क्या है कि कोई किसी भी व्यक्ति की सुंदरता जो है, स्मार्टनेस जो है, वो हमेशा नहीं रहती है। अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसको कौन याद करेगा, कोई नहीं, याद कर किया जाता है व्यक्ति के काम को। वही आगे कहते हैं कवि क्या कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊं, क्रम्बल मतलब होता है नष्ट होना या खत्म हो जाना, यानी मर जाना। कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, है ना, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस औरत को कौन याद रखेगा। कहते हैं क्या कि और जब मैं मर जाऊंगा, चूंकि वहां वो बैठे हुए कहते हैं मैं इसे जानता हूँ, इसे मैं जानता हूँ इस लेडी को, इसलिए मैं यहाँ बैठ के इसको याद कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा, जैसे आप सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, कोई कब्र बना हुआ है, तो आप वहां से गुजर जाते हैं, उसको आप क्या बैठ के याद करते हैं? नहीं, क्यों नहीं याद करेंगे? क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं, है ना। आप उसको याद ही नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं, है ना। जो जानते हैं उसके बारे वही नहीं याद करेंगे उसको। वही कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा। सुंदरता कहने का मतलब क्या है, जो ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, उससे कोई व्यक्ति किसी को याद नहीं रखता है। अगर आप कोई जैसे मैं एग्जांपल दिया, अगर आप जा रहे हो किसी लेडी का कब्र हो तो आप वहां से गुजर जाएंगे, नहीं जानते हो उसको, इसलिए उसको याद नहीं कर देंगे। लेकिन आप किसी महान पुरुष के ऐसे जगह से गुजरेंगे, जैसे महात्मा गांधी का जो कब्र है, जहाँ पे उनको दिल्ली में जो राजघाट है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति गुजरता है तो उनको दिल से जरूर याद करता है, क्योंकि वो वैसा काम किए थे, है ना। कोई भी व्यक्ति सुंदरता से नहीं पहचाना जाता है। इस कविता के माध्यम से एक सीख ये भी मिलता है कि सुंदरता से, उनके स्मार्टनेस से व्यक्ति नहीं जाना जाता है, व्यक्ति जाना जाता है तो उसके काम से, कि वो कैसा काम किए हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं लेडी का एग्जांपल दूं तो इंदिरा गांधी जो है, उनको किस लिए जाने जाते हैं, वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ना कि ब्यूटी के लिए। या बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं, है ना, जिनको हम जानते हैं किसके लिए, तो उनके काम के लिए जाने जाते हैं, उनके रंग रूप, उनकी बनावट के बारे में नहीं जाने जाते हैं। जैसे कि मेरे फेवरेट साइंटिस्ट जो हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम है, तो वो भी जाने जाते हैं किसके लिए, अपने काम के लिए। इसलिए करके हमें अपने ब्यूटी पे इस तरीके से कवि का कहने का आशय है कि इनको जो है इतनी ब्यूटी लेडी है, लेकिन फिर भी इसको कौन याद करता है, कोई नहीं याद करता है। यानी कि कर्म जो होता है, काम जो होता है, जो कर्म जो होता है, अच्छे जो होता है, उनसे लोग, पूरी दुनिया उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद में। सुंदरता तो आज है, कल नहीं खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अच्छे काम जो करेंगे वो हमें सदियों तक लोग याद रखेंगे, है ना। वही इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अब कवि टोटल आपके बुक में, 12 का बुक में 10 पोएम्स है, पोएट्री सेक्शन में, यानी 10 कविताएं हैं, जिसमें मात्र 3 पोएम और बचा हुआ। उसको फिनिश करने के बाद फिर स्टोरी की तरफ बढ़ूंगा। फिर स्टोरी जो है प्रोज सेक्शन से वो मैं पढ़ाऊंगा। जय हिंद।